हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंदर हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बीएससी के लिए, इसके अलावा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम उन सभी फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, इसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला माइटोस एंड सेकंड वन इज कॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोस शब्द का मतलब होता है सूत्र, जिसे हम समझ सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड कॉन्ड्रिया शब्द का मतलब होता है कणिका। तो एक तरह से इन दोनों शब्द को मिलाकर के जो शब्द बना है सूत्रकणिका, इसका मतलब ये हुआ कि एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। किसी भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले हमें उसके हिस्ट्री के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने निकल के आएंगे। सबसे पहले कोलिकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में इन्हें देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने देखा था, और किसमें देखा था? कीटों की पेशियों के अंदर देखा था। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है अल्टमान एंड फ्लेमिंग को। अल्टमान ने जब इसे देखा था तो इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था, वहीं फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? सबसे पहले देखा था कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है अल्टमान को। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम प्रदान किया था? तो आपका आंसर रहेगा बायोप्लास्ट। और फिर फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, यह शब्द दिया गया था बेंडा के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, यह शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो यह शब्द प्रतिपादित किया गया था बेंडा के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है अल्टमान को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द प्रतिपादित किया गया था, यह प्रतिपादित किया गया था बेंडा के द्वारा, क्योंकि अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसके बाद देखिएगा, सैकविट्ज एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये जो नाम दिया गया पावर हाउस ऑफ सेल, ये दिया गया था सैकविट्ज के द्वारा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक रहे थे जिनका नाम था होगब्लूम। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन का स्थल नाम प्रदान किया। इट मींस साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया था होगब्लूम के द्वारा। आगे देखिएगा, एडज्यूज ने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम प्रदान किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम किनके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आंसर रहेगा एडज्यूज ने। इसके साथ साथ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि एफ मेविस नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्फिया पादप के अंदर एफ मेविस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलिकर ने सबसे पहले कीटों की पेशियों में इन्हें देखा था। खोज का श्रेय दिया जाता है अल्टमान एंड फ्लेमिंग को। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, ये दिया गया बेंडा के द्वारा। सैकविट्ज ने इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा था। होगब्लूम के द्वारा इन्हें साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहा गया। एडज्यूज ने इन्हें सार्कोसोम नाम प्रदान किया था। वहीं एफ मेविस ने सबसे पहले निम्फिया पादप में भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसके साथ अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लाइफ पीरियड के बारे में, कि इनकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, लगभग 5 से 10 दिन तक माइटोकॉन्ड्रिया की जीवन अवधि होती है। इसके बाद इनका नया सिंथेसिस होता रहता है। अगर हम बात करें इसके आमाप की, तो ये 3 से लगभग 5 म्यूएम तक लंबाई में, वहीं 0.5 से लेकर 2 म्यूएम चौड़ाई में आमाप दर्शाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में शेप के अंदर, साइज के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एक ऑप्टिमम रेंज की अगर हम बात करें तो आप एक रेंज समझ सकते हो कि यह लगभग 3 से लेकर 5 म्यूएम तक लंबाई में और 0.5 से लेकर 2 म्यूएम तक चौड़ाई का माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में उपस्थित पाया जाता है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो यह मोस्टली सिलेंड्रिकल या फिर इसके अलावा सॉसेज शेप का होता है। वहीं अगर हम इसके नंबर की बात करें तो इसके नंबर के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये लगभग आप समझ सकते हो कि 500 से लेकर 1600 पर कोशिका, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहे हैं। हालांकि इनका जो नंबर होती है, जो संख्या होती है, ये डिपेंड करता है उस कोशिका की एक्टिविटी के ऊपर, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हम लगा सकते हैं कि पर कोशिका के अंदर यह 500 से लेकर 1600 तक संख्या में उपस्थित पाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नंबर डिपेंड करेगी उस कोशिका की एक्टिविटी के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि एक प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो एक एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि हम जब किन्हीं शैवाल की बात करें, जैसे माइक्रोस्टेरिया की बात करें, क्लोरेला का अगर एग्जांपल लिया जाए, तो माइक्रोस्टेरिया, क्लोरेला जो कि एक एल्गा है, इनके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाया जाता है।
एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाया जाता है। इसी तरह से एक प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं, ट्रिपेनोसोमा, इसके अंदर भी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाया जाता है। लेकिन अगर हम एक केओस अमीबा है उसकी अगर हम बात करें तो एक अमीबा केओस के अंदर लगभग 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस कोशिका की एक्टिविटी के ऊपर कि वो जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही अधिक पाई जाएगी। आगे चलते हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, एक सिलेंड्रिकल माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं। यह सबसे बाहर की ओर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 मेम्ब्रेन उपस्थित पाई जा रही है, बाहरी आउटर मेम्ब्रेन और भीतरी इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन है ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉन मोटाई की होती है। यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है ये स्मूथ और इसके साथ साथ परमिएबल नेचर की होती है। वहीं अगर हम बात करें इनर लेयर की तो इनर लेयर इनफोल्डेड शेप की होती है। ये जो इनर लेयर है इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इनर लेयर के अंदर भीतर की ओर इनफोल्डिंग हो रही है, भीतर की ओर अंतर्वलन पाया जा रहा है और इस अंतर्वलन के कारण क्रिस्टी का निर्माण हो रहा है। इन अंतर्वलन के कारण क्रिस्टी का निर्माण हो रहा है, क्रिस्टी नामक रचना का निर्माण हो रहा है। और ये जो क्रिस्टी है इस क्रिस्टी के बारे में सबसे पहले पैलाडे ने बताया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो क्रिस्टी का निर्माण हो रहा है, इस क्रिस्टी की बाहरी जो परत होती है, इस डायग्राम के अंदर देखिए ये जो क्रिस्टी बन रही है इस क्रिस्टी की भीतर बाहरी जो परत है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी का निर्माण कर रही है, इसके भीतर की ओर मैट्रिक्स की तरफ ऑक्सीसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। और अगर हम ऑक्सीसोम्स की संख्या की बात करें तो ये लगभग 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 5 तक संख्या में, कहने का मतलब काफी अधिक संख्या के अंदर क्रिस्टी की भीतरी सतह पर मैट्रिक्स की ओर ऑक्सीसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। और ये जो ऑक्सीसोम्स है इस ऑक्सीसोम्स की डिस्कवरी की गई थी फ्रेंडाडिस मोरन के द्वारा। फ्रेंडाडिस मोरन ने इन ऑक्सीसोम्स की डिस्कवरी की थी। अगर हम इस ऑक्सीसोम्स की बात करें तो ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं काफी महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो ऑक्सीसोम है इसको हम इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि एक इसका बेस पार्ट होता है और ऊपर की तरफ इसमें एक हेड पार्ट होता है जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए कि ये भाग इसका बेस पार्ट कहलाता है। बेस पार्ट एक पेडिकल की सहायता से हेड पार्ट से जुड़ा रहता है और ये जो हेड पार्ट होता है इस हेड पार्ट को कहा जाता है F1 कण। वहीं जो बेस पार्ट होता है इस बेस को कहा जाता है F0 पार्ट। ये जो F0 पार्टिकल है जो बेस पार्ट है ये F0 पार्टिकल की सहायता से ऑक्सीसोम्स क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें F1 पार्टिकल्स की तो ये जो F1 पार्टिकल है ये हेड पार्ट में उपस्थित पाया जाता है और F1 पार्टिकल हेड पार्ट में उपस्थित होकर के ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट साइकिल होता है रेस्पिरेशन का, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। ये जो ऑक्सीसोम्स है इन ऑक्सीसोम्स को कुछ अदर नेम से भी जाना जाता है। हम सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इन्हें फ्रेंडाडिस मोरन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से इसे मोरन पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि F0 पार्ट इसका बेसल पार्ट होता है एंड F1 पार्ट इसका हेड पार्ट होता है। इस F0 पार्टिकल्स की सहायता से इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है एंड F1 पार्टिकल वह पार्ट है जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ETS रन करता है। तो इस वजह से F0 एंड F1 पार्टिकल्स की मौजूदगी के कारण इसे F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। यहाँ पे जो इसका हेड पार्ट है इस हेड पार्ट के अंदर जब एटीपी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है जो कि एनर्जी करेंसी के रूप में काम आती है। सभी उपापचयी क्रियाओं के अंदर एनर्जी करेंसी के रूप में एटीपी काम में ली जाती है और इस एटीपी का फॉर्मेशन ETS की सहायता से F1 पार्टिकल्स में होता है। यहाँ पे F1 पार्टिकल्स के अंदर एटीपी सिंथेसिस करने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम उपस्थित पाया जाता है जिसे कहा जाता है एटीपेज एंजाइम। इसे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी कहा जाता है और इस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से ही एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो F0 पार्टिकल्स है जो इसका बेसल पार्ट है जिसकी सहायता से ही ये क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी उपस्थिति के कारण ये F0 पार्टिकल्स इस इनर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। इस प्रोटीन का नाम है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। वापस से बता रहा हूं, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन, जिसे शॉर्ट में OSCP भी कहा जाता है। इस ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो F0 पार्टिकल है ये F0 पार्टिकल इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो कि क्रिस्टी बनाती है इससे अटैच्ड रहती है। तो यहां तक की बात हो गई ऑक्सीसोम के बारे में। आगे बात करते हैं इसकी संरचना में। हम देख रहे थे कि जो इनफोल्डिंग बनी, जो क्रिस्टी बनी थी, इस क्रिस्टी के भीतर ये जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है ये भीतर का जितना भी भाग होता है ये भाग इसका मैट्रिक्स कहलाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल से संबंधित जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी एंजाइम इस मैट्रिक्स के भीतर उपस्थित पाए जाते हैं। ये जो
माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो महत्वपूर्ण क्रियाएं चलती है। पहली क्रिया क्रेब्स साइकिल और जो दूसरी क्रिया है वो है ईटीएस। जैसा कि अभी आपको बताया गया, जो ईटीएस की क्रिया होती है वो ईटीएस की क्रिया इन F1 पार्टिकल्स के अंदर जो एक्सिसोम्स है, इन ऑक्सीसोम्स या फिर F1 पार्टिकल्स के अंदर संपन्न होता है। F1 एंड F0 को सम्मिलित रूप से ऑक्सीसोम्स कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के ऑक्सीसोम का निर्माण होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो एटीपी का फॉर्मेशन F1 पार्टिकल्स में होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन की दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है, जो क्रेब्स साइकिल है, वो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स के अंदर रन करता है। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल रन करता है क्योंकि क्रेब्स साइकिल से संबंधित जितने भी एंजाइम्स है वो सभी इस मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित ना होकर के इनर लेयर के ऊपर उपस्थित पाया जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड पाया जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसके अलावा बाकी जितने एंजाइम्स है वो सभी मैट्रिक्स के भीतर उपस्थित पाए जाते हैं। इसके भीतर जो मैट्रिक्स है इसमें राइबोसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। हालांकि जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाए जाते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो राइबोसोम उपस्थित होता है वो 70S प्रकार का उपस्थित पाया जाता है। और इस 70S राइबोसोम की उपस्थिति के कारण हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, और यहाँ पर उपस्थित 70S राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्रेब्स साइकिल से संबंधित तथा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आवश्यक जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन सभी प्रोटीन का सिंथेसिस इस 70S प्रकार के राइबोसोम के द्वारा कर दिया जाता है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जितने भी प्रोटीन्स की उपस्थिति आवश्यक होती है उनका निर्माण ये स्वयं कर सकता है, ये कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं रहता। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर खुद का डीएनए उपस्थित पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप का सर्कुलर डीएनए होता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में उपस्थित पाया जाता है, जिसके कारण इनमें रेप्लिकेशन की क्षमता भी पाई जाती है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेट होने के लिए भी कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की उपस्थिति के कारण खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन दर्शा सकते हैं। तो एक तरह से इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण कि इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसके साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित पाया जाता है, तो ये रेप्लिकेशन भी खुद कर सकते हैं और जो प्रोटीन आवश्यक होते हैं उन प्रोटीन का निर्माण भी ये स्वयं कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। एक तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि मार्ग्यूलस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है ये एक यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग है, लेकिन इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान ये दोनों फीचर उपस्थित पाए जाते हैं। 70 प्रकार का राइबोसोम तथा इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की उपस्थिति, जो कि सर्कुलर प्रकार का होता है। एंड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। हमें पता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइनर डीएनए उपस्थित होता है। तो ये जो दोनों फीचर है कि इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है एंड इसमें सर्कुलर डीएनए उपस्थित पाया जाता है, इन दोनों कैरेक्टर्स की उपस्थिति के कारण मार्ग्यूलस ने इसे बताया था कि ये एक ऐसी कोशिका है जो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। कहने का मतलब सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली भी हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें कोशिका की उत्पत्ति की, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होता है, जिसके कारण ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। तो एक तरह से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पुराने माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है। जिस तरह से एक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका की सहायता से होता है, उसी प्रकार से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण भी पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो इसे डी नोवो सिंथेसिस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस डी नोवो सिंथेसिस प्रकार से होता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कहां से हुआ था, तो इसकी ओरिजिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति एक बैक्टीरिया से हुई थी। एक तरह से देखा जाए तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के समान ही आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो ओरिजिन हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा। अब एंड में हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य है इसका एटीपी सिंथेसिस की। ये एटीपी का संश्लेषण करता है और ये जो एटीपी होती है ये एटीपी एनर्जी करेंसी के फॉर्म में कोशिका में पाई जाती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और यह एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में कोशिका में उपस्थित पाई जाती है, जो किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी सोर्स के रूप में काम में आती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा वसा का सिंथेसिस भी किया जाता है। फैट ऑक्सीडेशन का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेरॉइड्स का संश्लेषण भी करते हैं और इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में जो हिम पार्ट होता है, जो आयरन युक्त होता है, उस हिम पार्ट का सिंथेसिस भी, हीमोग्लोबिन में जो हिम पार्ट है, जो आयरन युक्त पार्ट है, उस हिम पार्ट का सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। धन्यवाद।